पिछले दिनों आपसे नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत भारत में योजना आयोग पर चर्चा हुई थी और योजना आयोग क्या है इस पर चर्चा हुई। किस तरह से ये संस्था ऐसी है जो अन्य संस्थाओं से अलग है, इसकी भूमिका और कार्य पर भी चर्चा हुई थी। और योजना आयोग के आरंभिक कदम ने जो योजना आयोग की शुरुआत की गई प्रारंभ में, ये कहाँ से लिया गया। तो सोवियत संघ पर चर्चा हुई है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना पर आज हम जो देश में प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं चली या जितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली उन पर चर्चा कर लेंगे। जैसा कि इसका नाम ही है पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष की योजना। किसके लिए? देश के विकास के लिए 5 वर्ष का योजना। तो पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ और 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार यह था, इसे योजना आयोग कब तक? 2014 तक। और बाद में फिर इसे नीति आयोग 2015 से लेकर अब तक। मतलब चालू रखा गया। इसमें होता क्या है कि इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री और एक इसका उपाध्यक्ष भी होता है। आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है जिसका पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। मोटेक सिंह आहूलिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। 26 मई 2014 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 12वीं पंचवर्षीय का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। नहीं सर, मार्च 2015 तक पूरा होना था उसको, लेकिन 2014 में ही खत्म हो गया। अब 12वीं का हो नहीं पाया सर। 12वीं नहीं हो पाया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 में पूरा होना था, लेकिन सरकार केंद्र में स्थानांतरित हो गई, यानी बदल गई और तत्कालिक सरकार ने योजना आयोग को बंद कर नीति आयोग नामक संस्था फिर से चालू की 2015 में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली और पंचवर्षीय योजना जो पहली थी, इस योजना का आकार बहुत छोटा था, लेकिन लक्ष्य देश की विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को समाप्त करना था। विभाजन के समय जब आप पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता के बाद भारत की समस्याएं या चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती थी खाद्यान्न की समस्या। ना हमारे पास कृषि कार्य अच्छे स्तर पे था, ना सिंचाई की व्यवस्था थी, ना बिजली कोई बड़ी परियोजना थी, ठीक है। तो इन सबको प्राथमिकता में रखा गया और योजनाओं या योजनाकारों ने अनुभव किया कि कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार जरूरी है, ठीक है। इसका कोड फॉलो है।
53-73। तो कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार जरूरी था। और इसमें बिचौलिया कौन थे? सरकार और किसान के बीच हमारे जैसे बिचौलिया कौन था? जमींदार। ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। ये एक बिस्सा भी खेत नहीं गोड़ सकते थे और जमींदार बन के बैठे। तो सबसे बड़ी कृषि में विकास का जो अवरोध था वो था ये जमींदार। जरूरत था कि इस बिचौलिए को पहले समाप्त किया जाए। और जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसानों का स्वामित्व होता नहीं है, जमींदार का होता है। और भूमि के मालिक जमींदार होते थे। तो जो किसानों को पट्टे पर अपनी जमीन दिया करते थे, तो जमींदार लोग या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद भूमि पर किसानों का स्वामित्व हो गया। मतलब राज्य और किसान के बीच अब सीधा संबंध स्थापित हो गया। तो ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में तो सुधार होना ही होना। भाई जो मेहनत करना चाहता है यदि उसे स्वतंत्र होकर के उसे अवसर दिया जाए काम करने का, तो निश्चित है प्रतिफल अच्छा आएगा। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें कांग्रेस का लक्ष्य था कि समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना घोषित किया जाए। और पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धैर्य, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। और इसके लिए था संभव दिशा में परिवर्तन की बात तय की गई। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने में सहायता दी। क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया गया या किया जा सकता था। वास्तव में औद्योगिकरण पर दिए गए इस बल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। इसके बाद भी इतनी व्यवस्था देने के बाद अर्थव्यवस्था का जो नया आयाम शुरू हुआ विकास का, कुछ समस्याएं थी। भारत प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। तकनीकी उद्योग में नहीं सो नहीं। और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा पे करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को अधिक आकर्षित किया। तो जो औद्योगिकरण से जुड़ी समस्या थी कि उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक था कि इनके अभाव में कोई भी देश आधुनिक बन ही नहीं सकता। जिस देश में उद्योग का विकास नहीं होगा वो देश आधुनिक नहीं बन पाएगा। इसके अतिरिक्त जो आपके उद्योग खुलते हैं, फैक्ट्रियाँ जब लगती हैं तो बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। पर उद्योगों पर अधिक बल देने से प्रमुख समस्या उत्पन्न हुई। नंबर 1 कि उद्योगों के विकास के लिए उन्नत जो तकनीकी की आवश्यकता थी, जिसे खरीदने के लिए हमारे अपने या हमने अपार विदेशी मुद्रा व्यय कर दी, जो पहले भी बताया गया। ठीक है। और दूसरा कि औद्योगिक प्रगति से अत्यधिक अच्छी रही पर कृषि क्षेत्र में हम पिछड़ गए। तो देश में खाद्य पदार्थ का संकट उत्पन्न हो गया और खाने पीने की वस्तुओं व अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। इसके बाद तृतीय जो पंचवर्षीय योजना आई, तो इसमें नियोजित विकास का एक निरंतर चलने वाली, चूँकि आप जानते हो कि नियोजित विकास जो है योजना बना करके जो विकास करने की नीति होती है वो एक दिन की तो होती नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो प्रमुख उद्देश्य थे कि राष्ट्रीय आय में 5%
प्रति वर्ष वृद्धि की जाए। जी सर। अनाजों यानी खाद्यान्न की पैदावार में आत्मनिर्भरता होना, आत्मनिर्भर होना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन, बिजली का विस्तार, इससे देश की औद्योगिक आवश्यकताएं स्वदेशी साधनों से पूरी हो। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में शुरू हो जानी चाहिए थी, पर ये शुरू नहीं हो पाई। उसका कारण ये था कि 1965 में भारत पाक का युद्ध हो गया। 2 वर्ष तक लगातार सूखे की स्थिति रही। योजना के लिए संसाधनों का अभाव हो गया, कमी हो गया। इसलिए 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। अभी वार्षिक योजना बनी 1 साल के लिए। तो यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक नियोजन केंद्रीकृत हो। नियोजन का आशय हमेशा उद्योगों और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाए। केरल में विकास और नियोजन हेतु जो मार्ग चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है, और इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रभावी खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर बल दिया जाता रहा है। केरल में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ औद्योगिक आधार की तुलनात्मक रूप से भी कमजोर है। इसके बाद भी केरल में साक्षरता 100%, 100%। आयु प्रत्याशा बढ़ी और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम है। माने जो जन्म के समय बच्चा मर जाता है, माँ मर जाती है, वहाँ कम है। क्योंकि आप जब शिक्षित हो जाएंगे तो हमको अपना जीवन कैसे जीना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो फिर कहेंगे कि लोग पूछ लेंगे, अरे पहले तो 2 बच्चे थे, फिर बच्चा कैसे हो? अरे बाबू सब भगवान की देन है। लो, भगवान की देन है। आज तक ऐसा कहीं नहीं है कि नर मादा किसी भी जीव में जब तक उनका मिलन नहीं होगा नया शिशु आ ही नहीं सकता है। ये केवल धार्मिक ग्रंथों में लिखा जाता है कि उधर सुन लिए तो कान से कोई पैदा हो गया, हाथ जोड़ लिए तो प्रकाश चला गया पेट में, उससे बच्चा पैदा हो गया। कोई जल रहा था तो समुद्र में कूद गया, उसका पसीना बह गया, तो मछली पी ली तो उससे क्या नाम है, मकरा, हाँ, मगरमच्छ पैदा हो गया। तो ये केवल धार्मिक किताबों में। आप कहीं भी तथ्यात्मक रूप से आप नहीं पा सकते पूरी दुनिया में कि जब तक नर मादा दोनों का मिलन नहीं होगा एक नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं कि मैल से पैदा होते हैं, जैसे जुआ, जिसको हम लोग को भोजपुरी में ढीलो कहा जाता है। ये गर्मी जो गंदगी जिसके शरीर में होती है उसके हो जाते हैं, है कि नहीं? हमारे कपाल में एक ढीलो तो हमारे कहने का मतलब कि अगर हम शिक्षित होंगे तो ये नहीं कहने जाएंगे कि भगवान ने पैदा किया। कहे भैया भगवान खाली बच्चे पैदा करने के लिए बैठा है, भाई विकास के लिए भी तो होना चाहिए। तो इसी तरह शिक्षा जरूरी है। और केरल में जो शिक्षा 100% हो गई उसका असर हुआ कि रोल मॉडल हो गया भारत का। इसके बाद भी विकास की नीति पर कुछ विवाद हुआ। पहली और दूसरी योजना की अवधि के दौरान विकास नीति को लेकर 2 प्रश्न उठते रहे। विवाद इन 2 प्रश्नों के आसपास घूमता रहा। नंबर 1 कि संसाधनों का आवंटन किस ढंग से किया जाए, पहला विवाद। उद्योगों में प्राथमिकता दी जाए अथवा कृषि में, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले खाद्यान्न की समस्या पंचवर्षीय योजना की पहले में थी, उससे निपटना था, और दूसरे में है देखो मार देंगे, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योगों को जब बढ़ावा दिया गया तो खाद्यान्न का संकट हमारे सामने उत्पन्न है कि नहीं? तो अब इस नाते इस पर विवाद हो गया कि उद्योगों पर ज़्यादा दिया जाए ध्यान की खाद्यान्न पर।
तीसरा सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र में धन लगाया जाए। नियोजन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए अथवा अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र में बने रहे। इसके अलावा जो विवाद हुआ वो कृषि बनाम उद्योग, जो पहले हमने बताया है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें अधिक संसाधन लगाए जाने चाहिए, ये भी विवाद था। तो तमाम लोगों ने कहा कि भाई जब तक कोई देश समृद्धशाली नहीं माना जाता तो उद्योगों का विकास नहीं होता। तो इस नाते किसी भी कीमत पर उद्योगों को पिछड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के लोग 80% से ज़्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर उनका जीवन था, या तो कृषक या तो कृषक मजदूर के रूप में। तो कृषि को भी हम अनदेखी नहीं कर सकते थे। तो कई लोगों का विचार था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तीव्र किए बिना गरीबी के दुष्चक्र से छुटकारा नहीं पाएंगे। इन लोगों का विचार था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने में या खाद्यान्न को बढ़ाने की रणनीति अवश्य अपनाई जाए और राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के विभाजन के लिए कानून बनाए। ठीक है। तो नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। वास्तव में इनका जो कार्यान्वयन था वो ठीक ढंग से हुआ है। जैसे पढ़ने के लिए आपके विद्यालय खोला गया, अध्यापक रखे गए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि नहीं उसके लिए प्रधानाध्यापक रखे गए। और अगर अब पढ़ाई विद्यालय में पढ़ाई का माहौल ना हो, शिक्षक ना पढ़ाते हो, स्टूडेंट यानी छात्र ना पढ़ते हो, तो व्यवस्था करने वाले दोस्त हैं। जिनको व्यवस्था का दायित्व दिया गया उन्होंने ठीक ढंग से अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। भाई बच्चे तो बच्चे हैं। मन जो होता है बालक का चंचल होता है, उसको तो वही चीज़ अच्छी लगती है जो उसको नुकसानदेह होता है। लेकिन हम बड़ों का काम क्या है, समझा करके कि शिक्षक किस लिए, किसी को भी रखा जा सकता था पढ़ाने के लिए, स्पेशल शिक्षक ही क्यों रखा गया ट्रेनिंग दे करके, क्योंकि वो उससे खुद अनुभूत होगा और उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि बच्चों को उसकी बुराई को खत्म करेगा और अच्छाई की तरफ ले आएगा। सबके अंदर क्षमता होती है, लेकिन जो क्षमता हमारे अंदर होती है, परफॉर्मेंस जो होता है, जो दक्षता होती है हमारे अंदर, उसको प्रभावित करने वाले नकारात्मक सोच भी होते हैं। तो शिक्षक का पहला गुण होता है कि जो नकारात्मक सोच छात्र में है उसको खत्म करे और उसके परफॉर्मेंस को बढ़ावा दे। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो हमको लगता है कि उतना दायित्व निर्वाह नहीं कर रहा। और जो शिक्षक इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है, यदि उस शिक्षक के ऊपर, आचार्य के ऊपर, अध्यापक के ऊपर प्रधानाध्यापक रखे गए हैं तो उनकी मॉनिटरिंग है, उनका जिम्मेदारी उसकी देख रेख करें। और जो ऐसा नहीं कर रहा, उसे दंडित नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अपने निर्वाह दायित्व का नहीं कर रहे हैं। तो अगर दायित्व निर्वाह नहीं करेंगे तो भाई स्कूल बनाने वाले दोस्त छोड़ो है, दोस्त तो जो यहाँ रखे गए उनका है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आज जो हमने आपसे चर्चा किया वो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के लेट होने, लेकिन विकास की गति रुकी नहीं है। इसके लिए हम 3 वार्षिक योजनाएं देश में लाए, हम का मतलब सरकार, और योजना का कार्यक्रम चलता है। हाँ, जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय में जो विकास की नीति पर विवाद हुआ कि उद्योगों पर धन लगाया जाना कि कृषि के विकास पर लगाया जाए, इस पर भी आपके साथ चर्चा हुई। और दोनों को बिना विकास की हम विकास के श्रेणी में खड़े नहीं हो सकते। अगर उद्योग नहीं लगते तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, कृषि पे नहीं लगते तो खाद्यान्न की समस्या होती है। ठीक। तो जो स्थितियाँ थी उस पर भी चर्चा हुई। इसके बाद आपका
निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, ये भी एक विवाद था कि निजी क्षेत्र में मैंने दिया जाए बाजारी अर्थव्यवस्था में या सार्वजनिक यानी जनता के लिए सरकारी सिस्टम में। यस सर। तो योजनाकारों के समक्ष दो मॉडल थे जो पहले हमने बताया था, पूंजीवादी और समाजवादी। तो उन्होंने जो मॉडल अपनाया था उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था और इसी प्रणाली में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था का समावेश था। तो 1956 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत ऐसे उद्योगों की एक अलग श्रेणी बनाई गई जो पूर्णतः राज्य का उत्तरदायित्व माने गए या जिन्हें धीरे धीरे राज्य के नियंत्रण में लाया जाना था। किंतु सरकारी उद्योगों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विकास में भी व्यवस्था की गई थी। खेती बाड़ी और कई अन्य उद्योग निजी क्षेत्र में रखे गए, किंतु किसी भी कल कारखाने को लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। आप भले प्राइवेट खोलेंगे लेकिन सरकार की बिना अनुमति के नहीं करेंगे। और लाइसेंस की शर्त इसलिए रखी गई जिससे कि सरकार वस्तुओं की कीमतों और उत्पादन की मात्रा पर नियंत्रण रख सके। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जब उसका हम मूल्यांकन करेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग दीर्घ काल तक हमारे देश में चलता रहा और यह व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है। सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग खड़े किए गए हैं जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग है कि नहीं, रासायनिक उद्योग। और आरंभिक वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में प्रशंसनीय वृद्धि भी हुई थी। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे यहाँ बताए थे कि दक्षिणीपंथी और उदारपंथी जो चिंतक थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को विशेष सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की, जो दक्षिणपंथी थे जो बाजारी अर्थव्यवस्था चाहते थे, तो सरकारी व्यवस्था की आलोचना कर रहे थे। आलोचना क्यों कर रहे थे कि बहुत से बड़े बड़े उद्योगों का प्रबंध राज्य को सौंप दिया जाए। दूसरा कि सरकारी उद्योगों में प्रतियोगिता या स्पर्धा का अभाव था। राज्य के कार्य क्षेत्र के विस्तार का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता का कम होना था, ये मानते थे। और निजी क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस और परमिट लेने होते थे। ये चाहते थे कि ये सब ना हो। ठीक है। इसके अलावा जो वामपंथी विचार था वो निजी क्षेत्र की आलोचना करते थे। वो कहते थे कि वामपंथी और समाजवादी वर्गों ने निजी क्षेत्र के कई चरणों से आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने देशी जो उत्पादकों हैं, पूंजीपति हैं, तो सहायता पहुंचाने के लिए बहुत सी वस्तुओं के आयात पर भारी कर लगा दिया, इसलिए पूंजीपतियों को विदेशी माल की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ा। तो कुल मिलाकर पूंजीपतियों ने उपभोक्ता का बड़ा शोषण किया, इस साथ इसकी आलोचना किया। दूसरा इसलिए कि सार्वजनिक उपक्रमों को तो घाटा उठाना पड़ा, लेकिन निजी क्षेत्र के जो स्वामी थे उन्होंने खूब लाभ अर्जित किया, इस नाते भी इसका हुआ। और फलस्वरूप इसका मतलब परिणाम क्या निकला कि गरीबी रेखा से नीचे के जीवन बिताने की संख्या लगातार बढ़ने लगी, जबकि कम होना चाहिए। तो ये आपके साथ आज अध्ययन का केंद्र बिंदु था, इसमें चर्चा हुई। कल आपके साथ नियोजित विकास के परिणाम और जो उसकी उपलब्धियां हैं इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, आज इतना।